डीएनए में अगली खबर का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये उस चिट्ठी के अंश हैं जो 7 नवंबर 1950 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखी थी। इस चिट्ठी का जिक्र भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेएन दीक्षित द्वारा लिखी गई किताब मेकर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय टू यशवंत सिन्हा में भी किया गया है और इस चिट्ठी का टेक्स्ट फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत नामक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ये चिट्ठी मेरे हाथ में है और इसमें क्या लिखा गया है मैं आपको पढ़ाता हूं। While our western and northwestern threat to security is still as prominent as before, a new threat has developed from the north and northeast. Thus, for the first time after centuries, India's defense has to concentrate itself on two fronts simultaneously. Our defense measures have so far been based on the calculations of superiority over Pakistan. In our calculations, we shall now have to reckon with Communist China in the north and in the northeast, a Communist China which has definite ambitions and aims which does not in any way seem friendly disposed towards us. ये चिट्ठी आज से 67 साल पहले लिखी गई थी। ये चिट्ठी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तब लिखी थी जब चीन तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जे की कोशिश कर रहा था। सरदार पटेल ने इस चिट्ठी के जरिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह समझाने की कोशिश की थी कि वो कम्युनिस्ट चीन को अपना दोस्त ना माने, ये भूल ना करें, क्योंकि तिब्बत तक पहुंच चुका चीन बहुत जल्द भारत के लिए भी मुसीबत बन जाएगा और भारत को सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, यानी पश्चिम में पाकिस्तान के साथ और उत्तर पूर्व में चीन के साथ। लेकिन माना जाता है कि चीन के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश में जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और सरदार पटेल द्वारा जवाहरलाल नेहरू को लिखी गई इस चिट्ठी के ठीक 12 वर्षों के बाद चीन ने भारत पर हमला कर दिया। हमने आज आपको ये चिट्ठी इसलिए पढ़कर सुनाई क्योंकि 67 वर्षों के बाद तिब्बत को लेकर भारत और चीन के बीच का पुराना तनाव एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। तिब्बत के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के 9 दिन के दौरे पर हैं। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे से चीन में खलबली मच गई है और चीन ने भारत को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। चीन ने यहां तक कह दिया है कि अगर भारत चीन के खिलाफ दलाई लामा का इस्तेमाल करेगा तो चीन कश्मीर में दखल देने पर भी विचार कर सकता है। हालांकि चीन के अखबार चाइना डेली ने यह बात बिना कश्मीर का नाम लिए कही है। चीन इस बात से भी बौखला गया है कि भारत ने दलाई लामा का स्वागत करने के लिए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को तवांग क्यों भेजा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में इस पर आपत्ति जताते हुए जिस तरह की धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में आज आप सबको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप अखबारों में लगातार पढ़ रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन शायद ये नहीं जानते होंगे कि इस विवाद की जड़ क्या है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि दलाई लामा पहले भी विवादित क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस दौरे को जो बात अलग बनाती है वो ये है कि उनका स्वागत भारत के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू इस बार कर रहे हैं। आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने कुछ दिनों पहले एक बयान में साफ कहा था कि दलाई लामा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक धर्मगुरु हैं, इसलिए उनके अरुणाचल दौरे पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि चीन को भारत के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, इस आर्टिकल में भारत को धमकी देते हुए यह भी कहा गया है कि अगर भारत और चीन के संबंध खराब होते हैं और दोनों दुश्मन के तौर पर खुलकर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो क्या भारत इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। इस अखबार ने भारत को धमकी भरे लहजे में यह याद दिलाया है कि चीन का जीडीपी भारत से कई गुना ज्यादा है और चीन की सेना भी भारत से ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली है, जिसकी पहुंच हिंद महासागर तक है। ऐसे में अगर चीन भारत के साथ जियोपॉलिटिकल गेम यानी भू राजनीतिक खेल खेलेगा तो क्या चीन भारत से हार जाएगा। इसी तरह चाइना डेली नामक अखबार में लिखा गया है कि अगर भारत कोई गंदा खेल खेलता है तो चीन को चोट का जवाब चोट से ही देना चाहिए। यहां चोट का जवाब चोट से देना मतलब यही माना जा रहा है कि चीन कश्मीर में दखल दे सकता है। इससे यह पता चलता है कि चीन को बहुत गहरी कूटनीतिक चोट लगी है।
आपको बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि सच ये है कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह अरुणाचल प्रदेश भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया था। उससे पहले चीन और भारत आपस में कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते थे, लेकिन चीन ने भारत को घेरने के इरादे से तिब्बत पर हमला किया। उस दौर में हमारे देश का राजनीतिक नेतृत्व इस खतरे का अंदाजा लगाने में नाकाम रहा था। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर दलाई लामा और चीन के बीच विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई, और चीन दलाई लामा से इतना परेशान क्यों रहता है, और आखिर क्यों चीन दलाई लामा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने के इरादे से 40,000 सैनिक तिब्बत में भेजे थे। चीन की इस हरकत का मकसद था तिब्बत के संसाधनों पर कब्जा करना और भारत के दरवाजे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। 1950 में जब चीन की सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तब तिब्बत की सरकार का नेतृत्व 14वें दलाई लामा ही कर रहे थे और तब उनकी उम्र सिर्फ 15 वर्ष थी। तब चीन और तिब्बत की सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिसमें 17 पॉइंट्स थे और इसे 17 पॉइंट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसके मुताबिक चीन द्वारा तिब्बत को ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया जाना था, यानी तिब्बत पर चीन का कब्जा तो बरकरार रहेगा, लेकिन दलाई लामा को वहां अपने तरीके से अपनी सरकार चलाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन चीन ने अपना वादा निभाया नहीं और इसके बाद तिब्बत में चीन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। 10 मार्च 1950 को हजारों तिब्बतियों ने तिब्बत की राजधानी लासा में दलाई लामा के निवास स्थान पोटाला पैलेस को घेर लिया। इन तमाम लोगों को यह डर था कि कहीं चीन की सेना द्वारा दलाई लामा की हत्या ना कर दी जाए या फिर उनका अपहरण ना हो जाए। इसके बाद 30 मार्च 1959 को दलाई लामा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की मदद से भारत आ गए। दलाई लामा के साथ उनके समर्थक भी भागकर भारत आ गए। भारत आने के बाद दलाई लामा ने गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत इन एग्जाइल यानी तिब्बत की निर्वासित सरकार का गठन किया। दलाई लामा और उनके समर्थक आज भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं और अब धर्मशाला को लिटिल लासा भी कहा जाता है। दलाई लामा जब भागकर भारत आए थे तो कुछ दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में भी रुके थे। आपको बता दें कि छठे दलाई लामा सांग्यान ग्यात्सो का जन्म अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ही हुआ था, इसलिए तिब्बती लोगों के लिए तवांग और अरुणाचल प्रदेश किसी पुण्य भूमि से कम नहीं है और वो इसके बारे में बहुत इमोशनल है। तवांग मोनेस्ट्री तिब्बत के पोटाला पैलेस बौद्ध मठ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। चीन तवांग समेत अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्से पर अपना हक जताता है, इसलिए चीन को दलाई लामा का तवांग में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चीन का मानना है कि दलाई लामा एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो पूरी दुनिया में चीन की छवि खराब कर रहे हैं, जबकि भारत चीन को सबक सिखाने के लिए दलाई लामा का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सच ये है कि चीन को सिर्फ अपने कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि चीन कभी सच के साथ खड़ा नहीं होता। चीन हमेशा मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों की मदद करता है, NSG में भारत का साथ देने से इनकार करता है और पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में भी दखलंदाजी करता है। और जब भारत चीन के सामने बिना डरे खड़ा होता है तो वो भारत को युद्ध और आर्थिक नुकसान की धमकियां देने लगता है। दलाई लामा बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था, जहां से ये चीन पहुंचा और आज पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग चीन में ही रहते हैं। चीन में बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोगों की संख्या करीब 24 करोड़ है। बौद्ध धर्म शांति का संदेश देता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चीन इस धर्म की मूल शिक्षा अब भूल चुका है, इसलिए उसे एक धर्म गुरु में भी अपना दुश्मन ही नजर आता है। चीन बार बार भारत को धमकियां देता है, लेकिन भारत ने दलाई लामा का साथ देकर यह साबित कर दिया है कि भारत 67 वर्ष पहले की गई भूल अब नहीं दोहराएगा। तिब्बत में भी बौद्ध धर्म भारत से ही पहुंचा था। तिब्बत रणनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर भारत का सहयोगी रहा है। हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर भी तिब्बत में ही है, इसलिए तिब्बत की रक्षा करना और हमेशा उसके साथ खड़े रहना भारत का फर्ज बनता है और भारत अपनी ये नैतिक जिम्मेदारी निभाता रहेगा।
तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश पहुंचे तो चीन तिलमिला गया। दलाई लामा को पूरी दुनिया सम्मान की नजर से देखती है। तिब्बत के लाखों लोगों के लिए वो सिर्फ धर्मगुरु नहीं बल्कि उम्मीद की रोशनी भी हैं। बुद्ध का संदेश लिए 58 वर्ष पहले 14वें दलाई लामा भारत आए और तब से लेकर अब तक वो न सिर्फ भारत के सबसे सम्मानित मेहमान हैं, बल्कि खुद दलाई लामा के भीतर एक भारत बसता है। Then this physical, ये मेरा शरीर 57 साल से ज्यादा आज भी जिंदा है, भारत की दाल चावल और रोटी खाकर। this body survived by Indian rice, dal and chapati. लेकिन चीन को दलाई लामा के अरुणाचल दौरे में भारत की जीत दिखाई देती है। चीन ये भूल गया कि अरुणाचल प्रदेश भी भारत का है और दलाई लामा भी। जब तक चीन तिब्बत पर अपना अवैध कब्जा नहीं छोड़ता, तब तक दलाई लामा भारत को अपना घर मान सकते हैं और यहीं से अपनी सरकार चला सकते हैं। चीन अब थोड़ा घबरा रहा है और बड़े जोरों से बोल रहा है कि दलाई लामा के इंटरेस्ट चाइना का नहीं है कि आप उसको तवांग भेजिए। उसको इतला दी गई है, रिप्लाई दी गई है कि देखिए ये एक धार्मिक लीडर है, हमारे देश में बुद्धिस्ट है, वो तवांग जा रहा है, लोग चाह रहे हैं कि वो तवांग में आओ। देखो बॉम्बडीला में उसका कैसा रिसेप्शन हुआ। तो ये कुछ प्रेशर डाल रहे हैं भारत पे, क्योंकि बाउंड्री अभी तक सेटल नहीं हुई है और भारत की स्थिर बढ़ती जा रही है। ये चीन को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन चीन भारत को धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि भारत को इसका खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन चीन शायद ये नहीं जानता कि अरुणाचल प्रदेश न सिर्फ भारत का अभिन्न अंग है, बल्कि भारत और तिब्बत की सदियों पुरानी दोस्ती का केंद्र भी। इसलिए चीन को इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। Expect that China also should not interfere in our internal matters. Being a democratic and secular country, India cannot restrict or stop the visit or the program of any religious leaders in our country. 1959 में जब दलाई लामा के साथ करीब 80,000 तिब्बती भारत आए, तब से लेकर अब तक तिब्बत के लोग भारत में ऐसे ही घुल मिल गए हैं जैसे दूध में शक्कर मिलती है। no problem. No problem. To some people, even you see, consider me as a demon. कोई बात नहीं, वो मुझे शैतान भी समझ सकते हैं। इससे पहले भी मुझसे पूछा गया था कि वहाँ की चाइनीज सरकार आपको शैतान बताती है, तो हाँ, मैं शैतान हूँ। What you feel? And then I respond, yes, I am demon with horn. चीन विस्तारवादी नीति का पालन करता है और इसलिए कभी वो ताइवान पर हक जताता है, कभी तिब्बत पर, कभी साउथ चाइना सी पर, तो कभी अरुणाचल प्रदेश पर। लेकिन सच ये है कि चीन की विस्तारवादी नीति का खरीदार अब अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में शायद ही कोई देश है। जो हम मान ले चीन तो वो उड़ाने चाहते हैं, जो टिबेटियन बुद्धिस्ट है उनको चीनी बनाने चाहते हैं। वहाँ की जो स्टूपाज हैं, बुद्धिस्ट स्टूपाज हैं, उनके जो मॉनेस्ट्रीज हैं उनको बंद करना चाह रहे हैं, उनको चाइनीज सिखा के। तो हमें पड़ोसी के साथ दोस्ती होना चाहिए। पड़ोसी को देख रहा है कि उस देश में, तिब्बत में कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, तो हम उनको हमदर्दी दे रहे हैं। उससे तवांग से क्या मतलब है? तवांग तो भारत का कस्बा है, अरुणाचल प्रदेश का है तवांग। भारत और तिब्बत के संबंध सदियों पुराने हैं। दोनों देशों को न सिर्फ नदियां आपस में जोड़ती हैं, बल्कि धर्म और संस्कृति भी दोनों देशों के बीच एक पुल का काम करते हैं। Last time when I came, I said yes, Tibetans seeking refuge in India, but Tibetans are the one who have granted refuge to Lord Shiva.
तिब्बत आज है क्योंकि भारत का साथ है। हाँ, तिब्बत ने शिवजी को रिफ्यूज दिया। भारत की सभ्यता का केंद्र मानी जाने वाली सिंधु नदी भी तिब्बत में ही है, मानसरोवर भी तिब्बत में है, कैलाश पर्वत भी तिब्बत में। यानी जब भी तिब्बत को फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा। Indus River, the cradle of Indian civilization, shows Misas in Tibet. Mansarovar is in Tibet. Mount Kailash is in Tibet. Hence, protection and success of Tibet is also beneficial to India as well. तिब्बत को दुनिया की छत माना जाता है और जब तक तिब्बत का सिर ऊंचा रहेगा, भारत की गर्दन भी नहीं झुक पाएगी। दलाई लामा भी खुद को भारत का बेटा मानते हैं, इसलिए चीन चाहकर भी दलाई लामा और भारत को अलग नहीं कर सकता। I am son of India. Reason. Different ideas, different concept, philosophy, and logic, which filled my brain. All this come मैं from सबको India. कहता हूं, मैं भारत का बेटा हूं, Then क्योंकि this आइडिया, physical- कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी और लॉजिक मेरे मस्तिष्क में भारत से ही आते हैं। 57 साल से मैं और मेरा शरीर भारत के दाल चावल खाकर बना है। This body survived by Indian rice, dal, and chapati. So, physically, spiritually, I am son of India. And then, over 57 years, I am, I think, longest guest of Indian government. दलाई लामा 8 वर्षों के बाद अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और भारत ने यह साफ कर दिया है कि उनके दौरे की कोई राजनीतिक वजह नहीं है, बल्कि वो सिर्फ धार्मिक कारणों से अरुणाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। चीन को यह समझना होगा कि वो भारत को कह रहा है कि भारत एक धार्मिक व्यक्ति का साथ ना दे, जबकि चीन एक आतंकवादी और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश का साथ देता रहेगा। हमारी मिलिट्री भी काफ़ी तगड़ी है उधर, तो वो भी चीन को पता चल गया है कि भारत की मिलिट्री अब वो 1962 भी जो लड़ाई हुई थी वो नहीं है, बिल्कुल एक कदम और एक इंच कुछ देख नहीं सकते। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हो रही है क्योंकि चीन कोशिश कर रही है वो अमेरिका के स्तर पे जाए और उनको अच्छा नहीं लग रहा कि भारत आगे है। और हाँ, बाउंड्री तो अभी तक सेटल नहीं हुई है। चीन को यह भी समझना होगा कि उसकी सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था भले ही भारत से बड़ी है, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद से भारत ने चीन के खिलाफ खुद को पहले से मजबूत किया है। और अगर चीन ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की तो भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है। चीन को चाहिए कि वो सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक हिंसा का मार्ग त्याग कर भारत के साथ दोस्ती की पहल करे, आतंकवादियों का साथ देना बंद करे और एक अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज निभाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन में भारत के राजदूत विजय गोखले को चीन ने तलब किया है और दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। पिछले 9 वर्षों में यह पहला मौका है जब चीन ने भारत के राजदूत को इतनी सख्ती के साथ सम्मन किया है। भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले तिब्बत के रिफ्यूजी ये मानते हैं कि चीन ने हथियारों के दम पर, ताकत के दम पर तिब्बत से समझौते पर हस्ताक्षर करवाए थे, इसलिए उस समझौते का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल भारत में 1 लाख से ज्यादा तिब्बती रहते हैं और ये तिब्बती अक्सर विरोध प्रदर्शनों के जरिए अपने देश की आजादी के लिए आवाज उठाते रहते हैं। दलाई लामा कई बार कह चुके हैं कि तिब्बत की संस्कृति बचाने का हक तिब्बतियों को मिलना चाहिए और उनके धर्म की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से तिब्बत की संस्कृति को नष्ट करने पर तुला हुआ है और यही वजह है कि दलाई लामा और तिब्बत की निर्वासित सरकार चीन का विरोध करती है। दलाई लामा ये कह चुके हैं कि भारत ने कभी भी उनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया है। आपको यहां यह भी पता होना चाहिए कि औपचारिक तौर पर भारत का तिब्बत को लेकर क्या स्टैंड है। वर्ष 2003 में डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि भारत यह मानता है कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन चीन का है और भारत अपनी धरती से चीन के खिलाफ किसी ऐसी गतिविधि को संचालित नहीं होने देगा जो चीन को डिस्टेबलाइज करे। लेकिन भारत जानता है कि चीन कई बार
अपने वादों से मुकर चुका है और वो तिब्बतियों के मामले में ऐसा दोबारा कर सकता है। इसलिए चीन से आए ऐसे हर शरणार्थी की रक्षा करना भारत का फर्ज है जो चीन द्वारा सताए गए हैं। हमें अब उम्मीद है कि आप तिब्बत को लेकर भारत और चीन के बीच में ये जो संबंध खराब हो रहे हैं इसके बारे में आपको पूरा पता चल गया होगा। दलाई लामा से चीन को इतनी चिढ़ क्यों है अब आप ये जान चुके होंगे और आपके मन में इस संबंध में जितने भी सवाल आते होंगे उन सब का जवाब आपको हमारी आज की ये रिपोर्ट देखकर मिल गया होगा।